हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम समझेंगे डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या होता है नीट यूजी की काउंसलिंग के ऊपर। बिकॉज हर साल जब बच्चे काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं तो एक हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हमको देखना रहता है कि कहाँ पे हम एलिजिबल हैं, कहाँ पे हम एलिजिबल नहीं हैं। नीट की काउंसलिंग करने के लिए, यूजी डिपार्टमेंट की, एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग करने के लिए जो बेसिक क्राइटेरिया एनटीए ने सेट किया है कि हमारा एक क्लास 12th के अंदर पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि काफ़ी जगह तो 100 में से मार्किंग होती है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 200 मार्क्स से हमारी कैलकुलेशन होता है। तो चाहे 100 मार्क्स से कैलकुलेशन हो, चाहे 200 मार्क्स से कैलकुलेशन है, हमको बस ये देख के रखना है कि हमारा 50% मार्क्स आना चाहिए इफ़ वी आर अंडर द जनरल कैटेगरी। अगर हम यूआर स्टूडेंट है तो 300 है तो 300 का 50% 150 आउट ऑफ 300 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका 600 है तो 600 में 300 मार्क्स होना चाहिए। एक छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को यहाँ पे ये भी रहता है कि मेरे मार्क्स फिजिक्स में 80 हैं और बायो में फॉर एग्जांपल 40 हैं, तो क्या हमारा सेक्शनल कट ऑफ भी होना चाहिए? सेक्शनल कट ऑफ की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपका 150 होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल 50% होना चाहिए हम आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो ये एक तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया हो गया, बिना इसके तो कोई बच्चा फॉर्म ही नहीं फिल कर सकता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे आपको 5% का रिबेट मिल जाता है, 5 to 10% का कैटेगरी वाइज। इसके अलावा फिर हमारा नीट में हमको क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड ये हो गया कि जैसे नीट का एग्ज़ाम है तो हर साल एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। लास्ट ईयर जैसे कि 147 नंबर थे जनरल वाले बच्चों के लिए और 118 नंबर थे कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, तो ये हम इसमें क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब काउंसलिंग एक्टिविटी होती है रिजल्ट आने के बाद, तब देखा जाता है कि कौन कहाँ के लिए एलिजिबल है। तो गवर्नमेंट में जैसे कि हम लोग को पता है कि 2 टाइप की काउंसलिंग होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है और दूसरी हमारी सभी स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली काउंसलिंग तो काफ़ी इजी है, एक ही प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की, जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। इसके ऊपर भारत के सभी बच्चे, सारे स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट आपके नहीं होती है, बिकॉज सीट ओपन है, ऑल इंडिया कोटा की सीट है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को कि वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा जम्मू एंड कश्मीर से भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10 रुपये का अपना बॉन्ड पेपर बना के यहाँ पे डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट दे के आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके बाद जो मेन चीज़ आती है, जब स्टेट की बात शुरू होती है, जैसे कि कोई बच्चा है राजस्थान से बिलोंग करता है, कोई बच्चा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, कोई उत्तराखंड से है, कोई त्रिपुरा से है, कोई कर्नाटका से है, तो ज़्यादातर बच्चों के पास इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हमारे स्टेट के डोमिसाइल्स के रूल क्या हैं। तो इसमें सभी स्टेट का, बिकॉज ऑल इंडिया में तो एक रूल निकाल के रखा है कि अगर आप इंडियन हैं देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द ऑल इंडियन कोटा काउंसलिंग, बट स्टेट वाइज अगर हम देखते हैं तो सभी स्टेट के डोमिसाइल्स के रूल अलग अलग हैं। तो आज के सेशन में हम बेसिकली इस चीज़ को कवर करने वाले हैं कि कौन से स्टेट के 26 स्टेट जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में, तो ये पूरे के पूरे 26 स्टेट के क्या हमारे डोमिसाइल का स्टेटस है। मोटा मोटा हमको यहाँ पे ये बात चीज़ समझ लेनी है कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें तो भारत का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें राज्य की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। एनी स्टेट स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दैट काउंसलिंग। बट व्हेन इट्स कम टू द स्टेट कोटा काउंसलिंग, जब स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात आती है और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात होती है, गवर्नमेंट सीटों की बात होती है, तो वही बच्चा स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है जो उस स्टेट की डोमिसाइल को रखता है। अगर आपके पास बिहार की डोमिसाइल है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन द बिहार काउंसलिंग फॉर द गवर्नमेंट सीट। बट इफ़ यू आर हैविंग अ डोमिसाइल ऑफ हरियाणा फॉर एग्जांपल और आप बिहार की काउंसलिंग करना चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज में, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। हाँ, आप बिहार में काउंसलिंग करा सकते हो, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा सकते हो, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यू शुड बी हैविंग द डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टेट क्या बोल रहा है, क्या डोमिसाइल क्राइटेरिया होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली स्टेट से। तो दिल्ली स्टेट का बहुत सिंपल है, 3 बेसिस पे हम देखेंगे। पहला होता है एकेडमिक क्लास, जो हमारी जो एजुकेशन हुई है 9, 10, 11, 12 एकेडमिक बेस होता है। उसके बाद सेकंड बेस होता है हमारा रेसिडेंस, क्या हम उस स्टेट के मूल निवासी हैं या स्थायी निवासी हैं। थर्ड हमारा जो अदर क्लॉजेज होते हैं गवर्नमेंट के, ये 3 सेगमेंट पे हम यहाँ पे डोमिसाइल का स्टेटस चेक करेंगे। तो दिल्ली की डोमिसाइल किन बच्चों को मिलती है? दिल्ली का बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। कोई भी बच्चा जिसने अपना क्लास 11th और 12th दिल्ली रीजन के अंदर से पास किया है,
if you belong to any part of India, any state of India, and if you have did your 11th and 12th from Delhi, ठीक है, दिल्ली NCR नहीं, केवल दिल्ली रीजन के अंदर से आपने किसी भी बोर्ड से अपना क्लास 12 किया है तो आपको दिल्ली की डोमिसाइल मिल जाएगी। आप दिल्ली के कॉलेजेस में काउंसलिंग कराने के लिए स्टेट कोटा से 85% सीट के लिए एलिजिबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दिल्ली का रेसिडेंस हो या कोई अदर क्राइटेरिया भी नहीं है। अगर आप हरियाणा के हो बच्चे और आप या राजस्थान के बच्चे हो, आपने दिल्ली आके पढ़ाई करी है और दिल्ली से 11-12 किया है, तो आप दिल्ली की डोमिसाइल को रखते हो। और साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी निकलता है कि हम अपने स्टेट की, जो सपोज कर लो कि मैं राजस्थान का हूँ, तो क्या राजस्थान की भी काउंसलिंग कर सकते हैं? हाँ जी, आप राजस्थान की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, दिल्ली की स्टेट से भी काउंसलिंग कर सकते हैं। तो दिल्ली का सिंपल हो गया दोस्तों, सिर्फ 11th और 12th हमारा यहाँ पे दिल्ली से होना चाहिए, उसके बेसिस पे हमको दिल्ली की डोमिसाइल मिल जाती है। दिल्ली के बाद नंबर 2 पे आते हैं बिहार के ऊपर। बिहार को देखते हैं एकेडमिक, अगर हम यहाँ देखते हैं कि क्या कोई एजुकेशन ज़रूरी है, 9, 10, 11, 12 ऐसा कुछ ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है बिहार की डोमिसाइल में, ऑप्शनल है। अगर आपने एजुकेशन बिहार से करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है तो भी कोई बात नहीं है। व्हाट इज़ नेसेसरी इन बिहार? रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इज़ ज़रूरी यहाँ पे है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द बिहार, यानी कि बिहार से आपको जो डोमिसाइल का जो मिलता है पेपर, वो ज़रूरी है। आपके पास जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो वहाँ का ज़रूरी होता है। और वार्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय PSU वार्ड ऑफ बिहार स्टेट एम्प्लॉय ऑफ अदर स्टेट पोस्टेड इन बिहार, यानी कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो और किसी अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो, आप बिहार में पोस्टेड हो, PSU वार्ड हो, तो भी आप वहाँ के रेसिडेंस सर्टिफिकेट को निकाल के तो भी आप स्टेट कोटा को क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि अगर बिहार से हम काउंसलिंग करने चाह रहे हैं तो हमको क्या होना चाहिए? हमारे पास एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमिसाइल के लिए, इतना काफ़ी है। बिहार के बाद जस्ट उसके पड़ोसी राज्य झारखंड के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ का डोमिसाइल रूल क्या बोलता है। झारखंड में भी सेम है, कोई आपका एकेडमिक की कोई ऐसे कोई खास बाउंडेशन नहीं है कि आपकी यहाँ पे कोई इतने साल की एजुकेशन होनी चाहिए या 10th, 11th, 12th मैंडेटरी है। यहाँ पे भी आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वहाँ का, तो उसके बाद फिर आप वहाँ की काउंसलिंग करने के लिए एलिजिबल हो। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो रहते हैं, PSU के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, PSU के जो वार्ड्स रहते हैं, आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी अदर स्टेट में भी हो, बिहार से हो, तब भी आप लोग को इसमें बेनिफिट मिलेगा। या सपोज कर लिए किसी और स्टेट के आप मूल निवासी हो, बिहार में आप जॉब कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बिहार और झारखंड दोनों जगह पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट, वो भी बगल का ये स्टेट है, वो देख लेते हैं वेस्ट बंगाल का क्या रूल है। तो वेस्ट बंगाल में भी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी कोई खास ज़रूरी नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड फॉर द रेसाइडिंग कंटिन्यूसली फॉर 10 ईयर्स। वहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसे बंदों को मिलता है, ऐसी फैमिलीज़ को मिलता है जो वहाँ पे लगातार 10 सालों से रह रहे हैं, तभी आपको वहाँ का बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। शुड नॉट बी इशूड बाय द MP, MLA, GTA मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो अगर आपके पास ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो किसी MP से, MLA से इशू नहीं होना चाहिए। जो आपका विभाग है वहीं से आपका वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऊपर आते हैं। उत्तर प्रदेश बोलता है कि अगर आपने 10th, 11th, 12th अगर यूपी से किया है तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने 10th, 11th, 12th यूपी से नहीं किया है, सपोज़ कर लिए हम कोचिंग करने के लिए राजस्थान एलियन चले गए, कोटा चले गए पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से हमने अपनी पढ़ाई करी है, तो भी अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र बनता है उत्तर प्रदेश में, और समान निवास प्रमाण पत्र बनता है, अगर ये है तो भी आप यहाँ के लिए यूपी के लिए एलिजिबल हैं। तो यूपी में हम एजुकेशनल बेसिस पे भी एलिजिबल हैं। अगर हम सिर्फ यहाँ पे 10th, 11th, 12th हमने यहाँ से करके रखा है तो भी हम डोमिसाइल यहाँ पे क्लेम करेंगे। और अगर हमारे पास यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र है तो भी हम यहाँ की डोमिसाइल को क्लेम करेंगे। ये हमारा यूपी का हो गया। तो हमको हर स्टेट के बच्चों को ये देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हम डोमिसाइल को अपना क्लेम कर सकें। तो इसलिए काउंसलिंग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास आपके सर्टिफिकेट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपसे मांगे जाएंगे वो सब रेडी होने चाहिए। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर ऑल द स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द नीट एग्जामिनेशन। उसके बाद जब आप लोग काउंसलिंग करोगे तो अब हिमाचल प्रदेश पे आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश क्या बोल रहा है? एनी 2 year स्कूलिंग फ्रॉम क्लास 8 फ्रॉम स्कूल सिचुएटेड इन HP। आपके पास एटलीस्ट 2 साल की एजुकेशन होनी चाहिए 8 में, 9th में, 10th में, 11th और 12th में। एक क्लॉज ये है। और इसके साथ में क्या होना चाहिए? बोनेफाइड रेसिडेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको ये दोनों चीज़ ज़रूरी है कि आप वहाँ के बोनेफाइड
रेसिडेंट हो, उसके आपके पास कॉपी हो, साथ में आपने एटलीस्ट 2 साल की पढ़ाई क्लास 8 के बाद HP से करके रखी हुई, ये दोनों चीज़ हैं, तब आप हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल को क्लेम कर पाएंगे। बिकॉज काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जैसे कि वो मूल निवासी फॉर एग्जांपल की है कर्नाटका के, लेकिन जॉब से, लिविंग पर्पज़ से, किसी कारणवश वो दूसरे स्टेट में सेटल हो गए, चाहे उनकी जॉब लग गई, चाहे बिजनेस पर्पज़ से। तो ऐसी फैमिलीज़ ज़्यादातर कंट्रोवर्सी में रहती है, इनको समझ में नहीं आता है, एक तरह का क्यूरियस रहता है उनके माइंड में, क्या मुझे यहाँ की डोमिसाइल मिलेगी, क्या हमारी पेरेंटल डोमिसाइल मिलेगी। इसलिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा कि हम जहाँ की भी डोमिसाइल क्लेम करने जा रहे हैं तो लीगल वे से जो गवर्नमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार क्या हम यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड बोलता है 10, 11, 12 उत्तराखंड से होना चाहिए और साथ में बोनाफाइड आपका रेसिडेंस वहाँ पे होना चाहिए। 10 and 12 एंड आपका बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए। चंडीगढ़ आपको बोलता है 10th, 11th, 12 ऑल 3 स्टैंडर्ड फ्रॉम चंडीगढ़। या तो आपने 10th, 11th, 12 आपने तीनों चंडीगढ़ से करके रखा है, या और डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर रेसाइडिंग इन स्टेट फॉर पास 5 ईयर, या तो फिर आप चंडीगढ़ के अंदर पिछले 5 साल से रह रहे हो, उसका आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। JK जम्मू एंड कश्मीर बोल रहा है कि एकेडमिक का कोई ऑप्शनल है, कोई खास नहीं है, मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ UT ऑफ JK एंड लद्दाख। आपके पास वहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की या लद्दाख की, तो आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाती है डोमिसाइल। हरियाणा क्या बोलता है 11th and 12 फ्रॉम हरियाणा। या तो आपके पास 11th और 12th हरियाणा से होना चाहिए, अगर 11th 12th हरियाणा से नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, तो उसके बाद आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। गोवा क्या बोलता है डोमिसाइल रूल्स में, गोवा के रूल्स इस तरह से हैं 12 फ्रॉम गोवा एंड रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉर मोर देन 10 ईयर। आपका क्लास 12 गोवा से होना चाहिए और आप 10 साल से ज़्यादा से गोवा में आप रह रहे हो। एक ये है, साथ में बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ गोवा फॉर मोर देन 15 ईयर, और आपके पास वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि उन बच्चों को मिलेगा जो 15 साल से ज़्यादा से गोवा में रह रहे हैं। उड़ीसा पे देखते हैं, उड़ीसा में एकेडमी का ऑप्शनल है, परमानेंट नेटिव ऑफ उड़ीसा। आप उड़ीसा के परमानेंट नेटिव होना चाहिए, उसके आपके पास पेपर होना चाहिए। अदरवाइज और चिल्ड्रन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स पोस्टेड इन उड़ीसा कैडर। तो या तो फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के अंदर आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे हो, एज अ ऑफिसर पोस्ट पे, आप वहाँ कैडर पोस्ट पे हो, तो भी आपको डोमिसाइल मिलता है। तो बेसिक जो हमको देखना है सिविलियंस के लिए वो ये रूल है कि परमानेंट नेटिव ऑफ उड़ीसा के हैं तो हमको उड़ीसा में डोमिसाइल हम क्लेम कर सकते हैं। MP क्या रूल बोलता है, एकेडमिक में ऑप्शनल है, ऐसा कोई खास रूल नहीं है। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ MP फॉर पास्ट 15 ईयर्स और मोर। आप MP में पिछले 15 साल से रह रहे हो तो आप वहाँ की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। बॉर्न इन MP एंड कॉन्टिन्यूस एजुकेशन ऑफ 3 ईयर्स इन MP, या आप MP में बॉर्न हो, वहाँ के मूल निवासी हो और लगातार आपने 3 साल वहाँ पे पढ़ाई की हो, इन दोनों में कुछ भी हो तो आप MP के लिए एलिजिबल हो। छत्तीसगढ़ बोलता है एजुकेशन ऑफ एनी 3 ईयर्स इन छत्तीसगढ़। आपने कोई भी 3 साल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ से करी हो, साथ में बॉर्न इन छत्तीसगढ़, और आप छत्तीसगढ़ में बॉर्न हो। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ फॉर पास्ट 15 ईयर्स और मोर। महाराष्ट्र 10th and 12 फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आपका पहले तो 10th और 12th महाराष्ट्र से होना चाहिए, और साथ में बॉर्न इन महाराष्ट्र, ऑफ महाराष्ट्र से में बॉर्न हो, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, या आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो महाराष्ट्र का, तो फिर आप यहाँ की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। तो डोमिसाइल बेसिकली यहाँ पे हम बात हो रही है 85% गवर्नमेंट सीट्स की, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों को। पंजाब में आ जाते हैं, आइदर स्टडीज़ फॉर 5 ईयर्स इन पंजाब और 11, 12 फ्रॉम पंजाब। या तो आपने 5 साल तक पंजाब से पढ़ाई करी हो, या तो अपना 11, 12 पंजाब से किया हो, तो आप पंजाब की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो रिसाइडिंग इन पंजाब फॉर पास 5 ईयर्स, या तो फिर आप पंजाब में पिछले 5 साल से रह रहे हो तो आप पंजाब की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। फिर आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में एजुकेशनल को ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी एकेडमिक देखनी चाहिए, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए हमारा राजस्थान में पिछले 10 साल से ज़्यादा, तो हम राजस्थान की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हैं। या ऐसी कोई डॉटर होनी चाहिए जिसकी राजस्थान की डोमिसाइल में मैरिड हुई हो, तो भी वहाँ की डोमिसाइल वो कैरी कर सकती है। गुजरात में भी एजुकेशनल में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि मैंडेटरी है कि अपनी इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। परमानेंट रेसिडेंट ऑफ गुजरात फॉर मोर देन 10 ईयर्स। आप गुजरात के परमानेंट रेसिडेंट हो, पिछले 10 साल से वहाँ पे रह रहे हो, तो आप गुजरात की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। और एनी फीमेल मैरिड इन गुजरात, अगर ऐसी कोई बेटी है जिसने गुजरात में शादी करी है तो भी वो वहाँ के लिए एलिजिबल है। कर्नाटका बोलता है 11th and 12 फ्रॉम कर्नाटका। आपका 11th और 12th कर्नाटका से होना चाहिए, और साथ में स्टडी
ऑफ 7 एकेडमिक ईयर इन कर्नाटका, आपने 7 साल तक कर्नाटका में पढ़ाई करी हो। अगर 7 साल तक पढ़ाई नहीं करी है तो आइदर ऑफ द पेरेंट्स रिसाइडिंग इन कर्नाटका फॉर पास्ट 7 ईयर्स, या अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो एटलीस्ट आपके पेरेंट पिछले 7 साल से कर्नाटका में रह रहे हो, साथ में आपका 11-12 कर्नाटका से हुआ है, तो यू कैन क्लेम द डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका स्टेट। फ्रेंड्स, कमिंग टू द तेलंगाना, what Telangana says here is that कि 9, 10, 11 and 12 from any recognized school of Telangana, आपने वहाँ से कहीं से 9, 10, 11, 12 किया हो, और अगर ये नहीं किया है रिसाइडिंग इन स्टेट 4 ईयर इफ़ एनी क्लास इज मिसिंग फ्रॉम द स्टेट, अगर आपकी कोई क्लास 9, 10, 11, 12 में छूट रही है तो आप वहाँ के 4 साल से के रेसिडेंट हो। कंसेक्यूटिव 7 years ऑफ स्टडी इन द स्टेट और 10 years ऑफ रिसाइडिंग इन स्टेट, या थर्ड क्लॉज तेलंगाना का यह बोलता है कि आप लगातार या तो 7 साल आपने पढ़ाई करी हो, डैट कैन बी फ्रॉम 1 to 7 ऑल्सो, और या तो आप 10 साल से तेलंगाना के स्टेट में रह रहे हो तो उसका सर्टिफिकेट आप देते हो, तो देन यू कैन क्लेम द डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना। नाउ मूविंग टू द एपी, व्हाट आंध्र प्रदेश ईयर इज दैट एकेडमिक में भी वो 9, 10, 11 and 12 पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ द स्टेट। आंध्र प्रदेश आपसे 9 से लेकर 12 तक की एजुकेशन मांग रहा है और रिसाइडिंग इन स्टेट फॉर 4 years, और आप एटलीस्ट जो है वहाँ पे 4 साल तक रहते हो। तो तेलंगाना और एपी का रूल बिल्कुल सेम है। तमिलनाडु क्या बोलता है, क्लास 6 to क्लास 12 इन तमिलनाडु, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक आपने तमिलनाडु में ही पढ़ाई करी हो, नेटिव सर्टिफिकेट ऑफ तमिलनाडु, और नेटिव सर्टिफिकेट तमिलनाडु का आपको होना चाहिए। नेटिव सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक ही चीज़ होती है, वर्ड अलग अलग है, मीनिंग एक होती है। तो डोमिसाइल के टाइम पे काउंसलिंग के टाइम पे जब हम हर स्टेट का काउंसलिंग फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब वर्ड्स आपके सामने आएंगे, कहीं पे डोमिसाइल बोला जाएगा, कहीं पे नेटिविटी सर्टिफिकेट बोला जाएगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, 2 words विद द सेम मीनिंग। फाइन। केरला क्या बोलता है, कंटिन्यूस स्टडी फ्रॉम क्लास 8 to 12 और एनी 5 year ऑफ स्टडी इन केरला, या तो आपकी लगातार पढ़ाई होनी चाहिए क्लास 8 से लेकर 12 तक और 5 years ऑफ स्टडी इन केरला, या तो आपने 5 साल की पढ़ाई करी हो केरला में, या नेटिविटी सर्टिफिकेट हो आपका केरला का, तो भी आप वहाँ की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। पौंडीचेरी क्या बोलता है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, पढ़ाई की कोई ऑप्शनल यहाँ पे है, एकेडमिक का ऐसा कोई खास रूल नहीं, मस्ट हैव परमानेंट रेसिडेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ यूटी यूनियन टेरिटरी, तो आपके पास वहाँ का जो है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा तो आप वहाँ पे डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। गर्ल्स की कंडीशन में इफ़ समबडी इज़ मैरिड इन लाइक Pondicherry, then he can also claim the domicile of that state if his husband is having the domicile of that state. Fine. Moving to the Assam, what Assam says here, must have studied in Assam from क्लास 7 to क्लास 12, आपने क्लास 7 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाई करी हो और साथ में ही आपके पेरेंट्स के पास वहाँ की लैंड हो, कोई आपके पास लैंड होगी तो आप वहाँ की डोमिसाइल क्लेम कर सकते हो। द कैंडिडेट पेरेंट मस्ट हैव बी लिविंग फॉर एटलीस्ट, अगर आपके पास कोई लैंड नहीं है तो एटलीस्ट आप 20 साल से असम के निवासी हो, तभी आप वहाँ की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे साथ हमको पढ़ाई भी चाहिए 6 से लेकर 12 तक, और प्लस 20 साल की हमारे पास रेसिडेंसी चाहिए। अगर रेसिडेंसी नहीं है दैन इफ़ यू आर हैविंग एनी लाइक लैंड ओवर देयर, तो आपको लैंड के बेसिस पे वहाँ पे जो ग्रीन कार्ड मिलता है उसके बेसिस पे आप वहाँ की आई थिंक एनआरसी बोलते हैं उसको, तो उसके बेसिस पे आप वहाँ पे डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हैं। एंड आवर लास्ट स्टेट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी कोई एकेडमिक की कोई बाउंडेशन नहीं है। कैंडिडेट पेरेंट्स मस्ट बी लिविंग इन त्रिपुरा फॉर पास्ट 10 years, तो आप पिछले 10 साल से अगर त्रिपुरा में रह रहे हो तो आप वहाँ की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हो और फिर आप त्रिपुरा के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल हो। तो ये सारे डोमिसाइल थे सभी स्टेट के, जिसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि अगर ये पेपर्स हैं हमारे पास तो हम इस स्टेट की डोमिसाइल को क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज एक काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है पेरेंट्स के सामने, वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेरी लैंड है, यहाँ पे मेरा फ्लैट है, तो क्या मैं यहाँ की भी डोमिसाइल ले सकता हूँ, वहाँ की भी ले सकता हूँ। तो कुछ क्लॉज, कुछ पैरामीटर्स बना के रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसके अनुसार अगर हमारे पास सारे पेपर्स रेडी देन वी कैन क्लेम द डोमिसाइल ऑफ दैट स्टेट। और गवर्नमेंट भी बहुत क्लोजली वॉच करती है बच्चों से कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो 4-5 जगह की काउंसलिंग कर रहा है, 4-5 स्टेट पे कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लीगल नहीं होता है, अनइथिकल होता है।
तो ये सब चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के हमारे डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्लियर हो गया। ऑल इंडिया कोटा में तो सभी जा सकते हैं, स्टेट के लिए हमारे पास ये डोमिसाइल होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको ये PDF लगा दिया जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या रूल्स हैं। उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन गेट योर पेपर्स रेडी बिफोर द काउंसलिंग, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना है। अब सेम स्टेट में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होते हैं, तो जो स्टेट ओपन है वहाँ पे सभी स्टेट के बच्चे आप जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आज की डेट में देखेंगे कि कौन से स्टेट ओपन नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम स्टेट भारत के ओपन हो गए हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जैसे कि उड़ीसा भी एक क्लोज स्टेट है, बाहर के स्टेट के बच्चे नहीं जा सकते हैं। महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, पिछले साल उसने कुछ सेगमेंट चालू किया था वहाँ पे महाराष्ट्र में आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन बहुत कॉस्टली फीस है, 40 लाख रुपीज़ एनुअली, तो बच्चे उस सीट पर ज़्यादा गए नहीं। तो महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है और गुजरात एक क्लोज स्टेट है। 3 ये स्टेट हैं जो पूरी तरह से क्लोज है। रेस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया आर ओपन फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सो हमको आज की डेट में काउंसलिंग में हम बहुत फ्लेक्सिबल हो गए। इफ़ आई एम नॉट एबल टू गेट सीट, आई बिलोंग टू MP, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मुझे MP में सीट नहीं मिल रही है, देन नो प्रॉब्लम, मैं जाके उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन सब जगह पर भी सीट ले सकते हैं। तो काउंसलिंग थोड़ा सा ब्रॉड होती जा रही है फ्रेंड। तो हमको अपनी यहाँ पे अपनी रिसर्च को भी थोड़ा सा ब्रॉड रखना है और उसको फिर से कंक्लूड करके एक बेस्ट काउंसलिंग करके अच्छी सीट निकालनी है फ्रेंड। तो होपफुली आज के सेशन में आपको कुछ खास जानकारी मिली होगी, जिससे कि इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी, जिससे कि आपकी काउंसलिंग काफ़ी स्मूथ होगी और आपकी जर्नी सरल होगी और आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे एक अच्छी सीट तक आप पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस फ्रेंड। और जो उसके अलावा भी जो भी जानकारी है वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारे कॉलेज की फीसेस, कट ऑफ, ये सब चीज़ें पता चलती रहेगी टाइम टू टाइम पे फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस फ्रेंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर काउंसलिंग फ्रेंड। थैंक यू सो मच।